अस्सलाम वालेकुम बेटा जैसा कि चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने साबका लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस को डिस्कस किया था। उस फिशन प्रोसेस जब हैवी लार्ज न्यूक्लियाई टूटकर स्मॉल न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर बदलते हैं तो एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें वहाँ से मिलती थी। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर दूसरा पार्ट बेटा है न्यूक्लियर फ्यूजन का, जो आज का हमारा टॉपिक है कि बेटा हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के ग्राफ को जब ऑब्ज़र्व किया था तो हमने एक बात देखी थी कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मैस नंबर 170 से ज़्यादा है, 170 से अबव है, ये हैवी न्यूक्लियाई बन जाते हैं और ये फिशन के लिए सूटेबल थे। और वहीं ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मैस नंबर 50 से लेस था, इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफ़ी कम होती है और जिसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव होते हैं और इन्हीं बुनियादों पर हमने कहा था कि ये फ्यूजन के लिए सूटेबल है। तो छोटे न्यूक्लियाई का जुड़कर एक लार्ज हैवी न्यूक्लियाई में बदल जाना, दो स्मॉल न्यूक्लियाई का फ्यूज़ हो जाना, मर्ज हो जाना एक दूसरे के अंदर और एक लार्ज न्यूक्लियाई के अंदर बदल जाना, इस प्रोसेस को बेटा कहा जाता है फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूज़ हो जाना, मिल जाना, जुड़ जाना। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बेटा है क्या? इसको डिफाइन करते हैं अ रिएक्शन इन विच टू स्मॉल न्यूक्लियाई मर्ज इनटू ईच अदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज फ्यूजन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान दो छोटे न्यूक्लियाई एक दूसरे में मर्ज होकर एक लार्ज न्यूक्लियाई बनाते हैं, इस तरह के प्रोसेस को बेटा कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब ये चीज़ बेटा हमें नज़र आती है किसके अंदर? हमारे सन के अंदर। सन, सूरज, जो आज तक हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सन से हमारे अर्थ तक, इवन के हमारे जितनी भी बाकी वास्टनेस ऑफ स्पेस है, हमारी स्पेस में वो एनर्जी भेज रहा है। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? पता नहीं कब से ये हमारा सूरज हम तक ये एनर्जी पहुँचा रहा है और इस एनर्जी का सोर्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अमूमी तौर पर बेटा हमारे सन के अंदर ये फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। फ्यूजन प्रोसेस के दौरान छोटे छोटे न्यूक्लियाई जुड़कर एक लार्ज न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाते हैं। हमारा सन ये मैक्सिमम हाइड्रोजन न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा, ये छोटे छोटे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एक दूसरे में फ्यूज़ होकर हीलियम न्यूक्लियाई में बदल जाते हैं। ठीक है बेटा, हीलियम न्यूक्लियाई में। तो इस लिहाज से ये हमारा सन इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमें प्रोवाइड कर रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है। मामला है क्या इसी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस का? ये रिएक्शन बेटा हमेशा याद रखिएगा। फिशन के अंदर हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के ग्राफ को देखा था कि ये 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ठीक है, जबकि वहीं अगर जो सन में होने वाले इस फ्यूजन प्रोसेस की बात की जाए, जब दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन से मिलते हैं और एक हीलियम न्यूक्लियाई बनता है, तो इस केस के अंदर बेटा जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो एनर्जी खारिज होती है, ये 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। इतनी हाई एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होती है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के लिए अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर इतनी लार्ज है एज़ कंपेयर टू फिशन प्रोसेस। तो इसका मतलब अगर हमें फ्यूजन मिल जाए तो एनर्जी के तमाम तर क्राइसिस के ऊपर ओवरकम किया जा सकता है। अब इसके एग्जांपल क्या है बेटा? अगर एक ड्यूट्रियम दूसरे ड्यूट्रियम के साथ फ्यूज़ हो तो उस केस के अंदर एक हीलियम न्यूक्लियाई मिलता है और 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ हीट हमें यहाँ से मिलती है, एनर्जी हमें यहाँ से मिलती है। तो गौर करें, ये तो ड्यूट्रियम है। अगर एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से और एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन से और यूं दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन आ जाएं और हीलियम न्यूक्लियाई बने, उस वक्त हमें ये एनर्जी मिलेगी। अब फ्यूजन प्रोसेस किसी भी अंदाज में कराया जा सकता है। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई सिंपलर, हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स अगर इन्हीं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बुनियादों पर इस हीलियम न्यूक्लियाई को तैयार किया जाए तो दो तरह के रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे बेटा। पहला है ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम रिएक्शन। अगर ड्यूट्रियम के साथ फ्यूज हो जाए और हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे और अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें क्या मिलेगी, ये बेटा हम डिस्कस करेंगे।
अगर एक ड्यूट्रियम किसी दूसरे ड्यूट्रियम के साथ फ्यूज़ हो जाए तो यहाँ हमें ट्रीटियम मिलेगा, एक प्रोटॉन मिलेगा और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से एनर्जी खारिज होगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ से गौर करें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की अगर बात की जाए तो अब भी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है इस रिएक्शन के लिए। जो इस रिएक्शन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जाहिर हो रही है ये फिशन के मुकाबले में अब भी ज़्यादा है। और वहीं अगर एक ड्यूट्रियम के साथ फ्यूज़ हो और एक हीलियम 32 यहाँ से हमें न्यूक्लियाई हासिल हो, एक न्यूट्रॉन खारिज हो, उस वक्त जो एनर्जी हमें हासिल होती है वो 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो इस केस के अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिशन से कम हो जाती है। कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियंस 4 हैं, अब इसको 4 से तकसीम करें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस रिएक्शन के लिए आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ से इन तमाम तर रिएक्शंस के अंदर जो फ्यूजन प्रोड्यूस करा रहे होते हैं, हमेशा याद रखिएगा इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये हमेशा एक फिशन रिएक्शन के मुकाबले में ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए ज़्यादा बेहतर है कि हमें बजाय कि फिशन के अगर फ्यूजन हासिल हो जाता है तो एक तो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगी। अब उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप इजीली यहाँ पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि स्मॉल न्यूक्लिया हैं, इनको डील करना बहुत आसान है, हम इनको इजीली डील कर सकते हैं। रिएक्शन है बेटा ड्यूट्रियम ट्रीटियम रिएक्शन। dt का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया बेटा ड्यूट्रियम ट्रीटियम रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूट्रियम और ट्रीटियम को आपस के अंदर फ्यूज आउट किया जाए, इनको आपस में फोर्स किया जाए कि ये एक दूसरे के साथ मर्ज हों और हमें एक हीलियम न्यूक्लियाई दें, एक न्यूट्रॉन खारिज करें, तो उस वक्त जो हमें एनर्जी हासिल होगी बेटा वो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। अब भी यहाँ गौर कीजिए, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो अब भी लार्जर है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। यहाँ अगर ड्यूट्रियम रिएक्शन की बात की जाए, जब कभी भी ड्यूट्रियम के करीब आता है तो इस केस के अंदर कूलम्ब रिपल्सिव फोर्सेस होना शुरू हो जाती हैं। अब बदले में हमें अगर दो न्यूक्लियाई को फ्यूज कराना है तो हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि कूलम्ब रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर ओवरकम किया जा सके और ये फिर एक दूसरे के साथ मर्ज होकर एक लार्ज न्यूक्लियाई हमें प्रोवाइड करें। तो इस केस के अंदर यहाँ कुछ टफ है। यहाँ अगर बात की जाए तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। उसकी वजह यहाँ ड्यूट्रियम ट्रीटियम को जब एक दूसरे के साथ फ्यूज आउट कराया जाता है तो इतनी लार्ज कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स आ जाती है, लार्ज कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स, कि इन न्यूक्लियाई को फ्यूज करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। या दूसरे लफ्जों में यह भी कहा जा सकता है बेटा कि इन न्यूक्लियाई को फ्यूज कराने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल है। इन न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज कराने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी हो रिएक्शन की तब जाकर हमें आगे के ये प्रोडक्ट्स मिले, तो प्रोबेबिलिटी तो स्मॉल होती चली जा रही है। तो इसीलिए स्मॉलर लेवल के ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को हासिल करना नामुमकिन है, नियरली अबाउट नामुमकिन है। लेकिन चूंकि रिसर्चेस चल रही हैं, कोशिश की जा रही है कि इनको आपस के अंदर फ्यूज आउट कराया जाए और हमें फ्यूजन प्रोसेस ज़रूर मिले और इसे हम नेचर के अंदर तो मौजूद है, लेबॉर्ट्री लेवल के ऊपर भी तैयार कर सकें। उसके लिए काफ़ी सारे अनासर हैं जो इस रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। सबसे पहला यही अपोजिशन कि कूलम्ब रिपल्सिव फोर्सेस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि इनके ऊपर ओवरकम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप ओवरकम नहीं कर सकते। अब ओवरकम करने के लिए कुछ मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। वो बेटा कौन से मेथड्स हैं? पहला मेथड है यूजिंग द एक्सेलरेटर्स। कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस होते हैं बेटा, डिवाइसेस जो तैयार किए गए हैं टू एक्सेलरेट द पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, अब पार्टिकल्स, ये जो स्मॉल से पार्टिकल्स हैं इनको एक्सेलरेट कराया जाता है और एक दूसरे के साथ टकराया जाता है, इनकी कुलयन कराई जाती है और उस वक्त ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हाई स्पीड जब तक के पार्टिकल हाई स्पीड हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक इनके दरमियान में कुलयन पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब तक कि इनके पास हाई स्पीड नहीं होगी, कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स के ऊपर ओवरकम नहीं हो सकेगा, उस वक्त तक फ्यूजन प्रोसेस हो नहीं पाएगा।
तो स्पीड्स को बेहतर करने के लिए ये एक्सेलरेटर्स तैयार किए जाते हैं, डिवाइसेस जो इन छोटे छोटे न्यूक्लियाई को इतनी बड़ी स्पीड के ऊपर पहुंचा देते हैं कि ये कॉलम रिपल्सिव फोर्स के ऊपर कुछ हद तक ओवरकम किया जाता है और इनके टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए बेटा ये जो मेथड है एक्सेलरेटर्स के ज़रिए इन पार्टिकल्स को हाई स्पीड दी जाए, तो जस्ट ये रिसर्च लेवल के ऊपर है, ठीक है, रिसर्च के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इवन के इस मेथड के ज़रिए से इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल नहीं होती कि इन्हें लार्जर लेवल के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकें। फिर इसके बाद दूसरा मेथड आता है बेटा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कि आपके पास जो सब्सटेंस मौजूद है इसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा, ठीक है, इसके इंक्रीज हो जाने से अब होगा क्या, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ये इंक्रीज होगी, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ाते जाएं, स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। इवन के 10 मिलियन सेल्सियस इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर अब पार्टिकल इस लेवल के ऊपर पहुंचेंगे कि ये फ्यूज आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तब जाकर हमें फ्यूजन प्रोसेस मिलेगा बेटा, ठीक है बेटा, फ्यूजन प्रोसेस। अब 10 मिलियन सेल्सियस तो किसी लेबॉर्ट्री के अंदर अचीव करना नामुमकिन है, इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर कहाँ से कोई रिएक्शन पॉसिबल कराया जा सके। तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाकर भी जो रिएक्शंस तैयार किए जाते हैं, तो बेटा ऐसे डिवाइसेस को कहा जाता है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है बेटा। हाई टेम्परेचर्स के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शंस का पॉसिबल कराना, फ्यूजन प्रोसेस का पॉसिबल कराना, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे मेथड को बेटा क्या कहा जाता है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस कहा जाता है। तो ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस भी बेटा बहुत कम पॉसिबल हैं। तो इसके लिए तुक्कामक आपके पास एक टेक्निक है, एक डिवाइस है जिसके अंदर इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर इन तमाम तर पार्टिकल्स, जो लाइटर पार्टिकल हैं, इनको फ्यूज़ आउट कराया जाता है कुछ लम्हे के लिए। उसके अंदर भी अभी काफ़ी सारी एडवांसमेंट की ज़रूरत है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिनके ऊपर ओवरकम करना लाजमी हो जाता है। अगर यहाँ कॉलम रिपल्सिव फोर्स के ऊपर ओवरकम करना चाहते हैं तो बाकी जो अनासर हैं कि प्रोबेबिलिटी डिक्रीज़ कैसे हो जाती है, बाकी चीज़ों से प्रोबेबिलिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, तो उन तमाम तर फैक्टर्स के ऊपर ओवरकम करना लाजमी हो जाता है। तो ये दूसरा मेथड था बेटा, आप टेम्परेचर बढ़ा के भी फ्यूजन प्रोसेस करा सकते हैं। अब ये सारा का सारा मामला हमारी इस लेबॉर्ट्री लेवल के ऊपर तो नहीं हो सकता, तो इसको हमने देखा बेटा कहाँ है, अपने सन के अंदर। मैं पहले ही इस बात की वजाहत कर चुका हूँ। हमारे सन के अंदर बेटा दो बातें जहन में रखिएगा। इसका जो कोर टेम्परेचर है बेटा, कोर का टेम्परेचर ये राउंड अबाउट 20 मिलियन सेल्सियस के बराबर है, 20 मिलियन सेल्सियस के बराबर इसकी कोर का टेम्परेचर है। और इसकी जो सरफेस टेम्परेचर है बेटा सन की, सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो बेटा 6000 सेल्सियस तक है, 6000 सेल्सियस तक का इसका टेम्परेचर है। तो इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर ये फ्यूजन प्रोसेस पॉसिबल होता है। अब हमारे सन के अंदर बेटा होता क्या है, हमने अभी कहा कि सन के अंदर हाइड्रोजन मौजूद होती हैं। यहाँ प्रोटॉन्स, जब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से फ्यूज होता है, मर्ज होता है इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो एक हमें ड्यूट्रियम बेटा न्यूक्लियाई मिलता है, एक बीटा पार्टिकल मिलता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से इमिट होती है। फिर इसी तरह से फिर जब ये ड्यूट्रियम एक प्रोटॉन के साथ फिर से फ्यूज आउट होता है तो हमें हीलियम 32 गैमा रेडिएशन और एक हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें यहाँ से हासिल होती है। अब बेटा इन्हीं हीलियम 32 को दोबारा जब हीलियम 32 के न्यूक्लियाई के साथ ये फ्यूज होते हैं इतने लार्ज टेम्परेचर के ऊपर हमारे सन के अंदर, तो उस वक्त हमें हीलियम 4 और 2 प्रोटॉन्स मिलते हैं और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें यहाँ से मिलती है। हमारे सन के अंदर होने वाले इस रिएक्शन के अंदर, ये जो रिएक्शन बेटा हमने देखा है, इसके अंदर 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एनर्जी हमें हासिल होती है। अब गौर कर लें, 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात की जाए तो बेटा वो यहाँ पर 6.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब बनती है। तो इतनी हाई एनर्जी अगर हमें मिल जाए
और इस तरह के रिएक्शन से आप इतनी बड़ी एनर्जी हासिल कर रहे हो, तो इसको किसी भी फेवरेबल फ़ायदेमंद काम के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रिएक्शंस हमारे सन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं बेटा, और जब सन के अंदर ये रिएक्शंस एग्जिस्ट करते हैं तो उसके लिए गौर करें कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी मिलती है हमें, इतनी हमें स्टेबल न्यूक्लियाई वहाँ से मिल रहे होते हैं। और हमारा सन भी इसीलिए आज तक उसकी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी आज तक हम तक पहुंच रही है, और उसकी वजह क्या है कि वहाँ पर इस तरह का फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। अब ये फ्यूजन प्रोसेस इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है, तो ऐसा टेम्परेचर लेबॉर्ट्री लेवल के ऊपर तो हासिल करना नामुमकिन है। तो इसीलिए कोशिश की जा रही है रिसर्चर्स की तरफ से, साइंटिस्ट की तरफ से, कि हम इस फ्यूजन प्रोसेस को अपने लेबॉर्ट्री के ऊपर भी किसी न किसी अंदाज के अंदर अचीव कर सकें। और जिस तरह से कुदरत ने हमें ना ख़त्म होने वाले वसाइल दिए हैं, ज़राए दिए हैं, हम जहाँ से एनर्जी ले रहे हैं, तो हो ना हो कि कभी वो हमारे वसाइल ख़त्म हो, तो हमारे पास कुछ ऐसे अंदाज होने चाहिए जो कुदरती तौर पर हमें एनर्जी जो मिल रही है, हम वैसे ही कुदरती तौर पर मिलने वाली एनर्जी को यहाँ खुद भी तैयार कर सकें। लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी बेटा मुश्किलात हैं। वो मुश्किलात कैसे हैं कि ये इतने आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, गामा रेज हैं, तो इनको फिर आप कैसे स्टॉप कर सकेंगे। तो ये हो सकता है आपके एनवायरनमेंट को डैमेज करें। तो इनके डैमेज से बचने के लिए भी आप किस तरह के प्रिकॉशंस इस्तेमाल करते हैं और कैसे इनको आपने ओवरकम करना है, तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज़ें देखेंगे कि बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या हैं इनके, किस तरह से ये अफेक्ट कर सकती हैं हमारे इस एनवायरनमेंट को। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।